नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 22 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किन दो अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लुहान्स्क और डोनेत्स्क। मैप में देखेंगे तो यह है यूक्रेन का मैप, जिसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये है लुहान्स्क और नीचे वाला जो क्षेत्र दिख रहा है वो है डोनेत्स्क। ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन की राजधानी क्वीव है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के दो क्षेत्रों को अलग देश बनाने की घोषणा की है। इन दोनों ही क्षेत्रों में रूस समर्थित अलगाववादियों का नियंत्रण है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसके बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके अनुसार अब रूसी सेनाएं यूक्रेन के इन अलगाववादी क्षेत्रों में घुसकर शांति कायम करने का काम करेंगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर किस वर्ष कब्जा किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2014। मैप को ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन के नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा है क्रीमिया, ब्लैक सी में, और इसी पर कब्जा किया गया था रूस के द्वारा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विरुद्ध सैन्य ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दे दिया है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। साल 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव साल 2013 से शुरू हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में नवंबर 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। रूस का समर्थन यानुकोविच को था, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। यानुकोविच को फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। रूस ने इससे नाराज होकर दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई की मुख्य वजह बने नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। साल 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने हेतु नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेताते हुए कहा था, यदि रूस के खिलाफ नाटो यूक्रेन की जमीन का उपयोग करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नाटो में यूक्रेन शामिल होने की कोशिश कर रहा है। नाटो की स्थापना के समय मुख्य उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। नाटो का उद्देश्य 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करना है। नाटो सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है। प्रणाली के तहत एक सदस्य राज्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है और यह सामूहिक प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखता है। तो इस प्रकार से यदि नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला किया जाएगा तो नाटो के सभी सदस्य मिलकर उस देश का मुकाबला करेंगे। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने किस अभियान को लॉन्च किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिए जाने के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विमान सेवाएं रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से चलाई गई। इस मिशन के तहत उड़ानें इस्तांबुल तक गई और उसके बाद हंगरी के बुडापेस्ट पहुंची। वापसी में ये विमान इस्तांबुल से होते हुए दिल्ली लाई गई। विदेश मंत्रालय द्वारा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में सहायता के लिए एक समर्पित ट्विटर हैंडल भी बनाया गया। किस अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संजीव सान्याल। इससे पहले डॉक्टर संजीव सान्याल केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। संजीव सान्याल ने 90 के दशक के मध्य से सक्रिय रूप से वित्तीय बाजार में काम किया था। यह वर्ष 2015 तक ड्यूश बैंक में प्रबंध निदेशक और वैश्विक रणनीतिकार थे। वर्ष 2017 में इन्हें भारत सरकार का प्रधान आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यह G20 के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के सह अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में अर्थशास्त्री डॉक्टर विवेक देबरॉय EAC-PM की अध्यक्षता कर रहे हैं।
जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको एम्पियन एकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। एम्पियन एकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एम्पियन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में BPSC द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार SI प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं BPSC PT परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एम्पियन एकेडमी करंट अफेयर्स PDF से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एम्पियन एकेडमी में कहां से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो YouTube पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एम्पियन एकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं BPSC प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एम्पियन एकेडमी PDFs को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन PDF कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं BPSC और 68वीं BPSC दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज MCQs फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इसमें आपको 50 PDF मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 PDF मिलती है, तो 12 महीने का 48 PDF हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 PDF। एक PDF को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 PDF। एक PDF को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें MCQs भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने के 12 PDF, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक PDF को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं BPSC का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्ज़ाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें, तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा। एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं BPSC के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये PDFs मिलेगा कैसे? आपको एम्पियन एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एम्पियन एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं BPSC करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे PDFs आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी PDF आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण कहां आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
विशाखापट्टनम। मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी से सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में जाने जाने वाले शहर विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। मिलन 2022 का आयोजन 2 चरणों में कुल 9 दिनों की अवधि में किया जा रहा है। मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना ने वर्ष 1995 में अंडमान एवं निकोबार कमान में की थी। कोविड-19 के कारण मिलन अभ्यास के वर्ष 2020 के संस्करण को वर्ष 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल आईपी स्कोर 38.4% से बढ़कर कितना हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 38.64%। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों में भारत का जो रैंक है वो है 43rd। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है जिसमें भारत का समग्र स्कोर 38.40 था, वह बढ़ के 38.64% हो गया है। इस वर्ष रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और बताया गया है कि वैश्विक आईपी में समय के साथ लगातार सुधार हुआ है। टॉप रैंक देखेंगे तो अमेरिका है नंबर 1 पे। ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी कहाँ प्रदान की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली में हर साल 2 लाख टन ई कचरा होता है। ई कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निराकरण और निपटान में ई कचरा प्रबंधन इको पार्क से काफ़ी मदद मिलेगी। यह कचरा बिजली के उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर और सहायक उपकरण और मोबाइल फ़ोन से निकलता है। बढ़ता ई वेस्ट पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब है। भारत ई कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च करने का श्रेय किस देश को है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में यूरोप अग्रणी रहा है। जर्मनी ने दुनिया की पहली ट्रेन 2018 में लॉन्च की थी जिसे एल्स्ट्रॉम एसए ने बनाया था। अभी न्यूज़ में क्यों है? जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। इस अनावरण को देश के 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे ने हिताची और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। हाइबारी नामक 2 कारों वाले इस ट्रेन की कीमत $35 मिलियन या 4 बिलियन येन से अधिक है और यह हाइड्रोजन भरने पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से 140 किलोमीटर यानी 87 मील तक जा सकती है। तो ये रही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। हाल ही में हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक दिन यात्रा पर आए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स को गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मदद करने के लिए पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए इनके प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया है। सी डॉम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। सी डॉम गाजा पट्टी से छोटी दूरी के रॉकेट और मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए इजराइल की एक सभी मौसम की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है। सफल परीक्षण इजराइल देश की समुद्री संपत्ति की सुरक्षा के लिए इजरायली नौसेना की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को और मजबूत करेगा। अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया और 1 जनवरी 2004 को या इसके बाद नियुक्त राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को अगले साल से लागू करने की घोषणा की। दरअसल दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया था। इसके बदले 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना लागू हुई थी। देश भर के कर्मचारी इस नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है।
पुरानी पेंशन के लिए सैलरी से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि नई पेंशन के लिए 10% की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद अंतिम सैलरी के 50% की गारंटी है। 50% सैलरी तो निश्चित रूप से मिलेगी। नई पेंशन में कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि पूरा पैसा ही डूब जाए, क्योंकि ये मार्केट से कनेक्टेड है। पुरानी पेंशन में 6 माह के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि नई पेंशन में महंगाई भत्ता यानी डीए लागू होता ही नहीं है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, जबकि नई पेंशन में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपये तक ग्रेजुएटी मिलती है, जबकि रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान है। नौकरी के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है पुरानी पेंशन में, जबकि नौकरी के दौरान मौत पर फैमिली पेंशन का अस्थायी प्रावधान है। किस संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, IIT रुड़की। इस ऐप के माध्यम से किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस ऐप की एक अनूठी विशेषता यह है कि एडवाइजरी बुलेटिन और मौसम पूर्वानुमान केवल उस विशेष ब्लॉक के लिए प्रदर्शित किया जाएगा जिसे किसानों द्वारा चुना गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 125 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की 117 पारियों में कुल 3,313 रन बनाए हैं। इस मामले में न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल और भारत के ही विराट कोहली को रोहित शर्मा ने पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे पहले T20 में यह रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह IRSG का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, KN राघवन। भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इन्होंने 31 मार्च 2022 को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता किया। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। यह एक वन स्टॉप इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इस पोर्टल को आम जनता को आसान पहुंच करने हेतु उच्च बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर चलने के बाद इसकी गति काफ़ी तेज हो गई है, जिससे पोर्टल इस्तेमाल करने के अनुभव में सुधार हुआ है। भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में एक ऑनलाइन चैंपियनशिप में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत हासिल की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर प्रज्ञानानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद इसके साथ ही ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पूर्व 16 वर्षीय प्रज्ञानानंद वर्ष 2016 में 10 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर बने थे। अब तक केवल 2 भारतीय शतरंज खिलाड़ियों ने ही विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है, जिसमें 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्ण का नाम शामिल है। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के बीच अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किस वायुसेना स्टेशन पर किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर राजस्थान। 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास था यह। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 5वां संस्करण अक्टूबर 2019 में ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में आयोजित किया गया था। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी रक्षा साझेदार है और भारत के रक्षा एवं सामरिक हितों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, ओमान हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है, जिसके माध्यम से भारत अपने तेल का 5वां हिस्सा आयात करता है। ओमान खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों फोर्स नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास और स्टाफ वार्ता आयोजित करती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर शहर में 2 महिला सुरक्षा दस्ते यानी वुमेन सेफ्टी स्क्वाड तैनात किए हैं। दोनों दस्तों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
खालिदा परवीन। प्रत्येक दस्ते में 5 महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी शामिल होंगी तथा दोनों दस्तों का नेतृत्व इंस्पेक्टर खालिदा परवीन द्वारा किया जाएगा। इन दस्तों को संकट के समय महिलाओं की मदद हेतु शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग सेंटर्स और ऐसे अन्य स्थानों पर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हाल ही में चर्चा में रहा रज्जाजा झील किस देश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इराक। रज्जाजा झील, जिसे मिल्ह झील के नाम से भी जाना जाता है तथा अरबी में इसे साल्ट लेक कहा जाता है, इराक के अनबर और करबला प्रांतों के बीच स्थित है। यह इराक की दूसरी सबसे बड़ी झील है और एक विस्तृत घाटी का हिस्सा है जिसमें हब्बानिया, थरथर और बहर अल नजफ की झीलें शामिल है। न्यूज़ में क्यों है? यह झील कभी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थी जो अपने खूबसूरत दृश्यों और मछलियों की बहुतायत के लिए जानी जाती थी, जिस पर स्थानीय लोग निर्भर थे। अब मरी हुई मछलियां इसके तटों पर जमा हो जाती है और इसके चारों ओर की उपजाऊ भूमि एक बंजर रेगिस्तान में बदल गई है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा के उपाध्यक्ष के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जुनैद अहमद। भारत में विश्व बैंक के प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह विश्व बैंक के इतिहास में इतना ऊंचा पद हासिल करने वाले दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। इनसे पहले फैज चौधरी विश्व बैंक प्रशासन में उपाध्यक्ष के पद पर काबिज होने वाले पहले बांग्लादेशी नागरिक बने थे। किस भाषा की प्रसिद्ध अभिनेत्री केपीएसी ललिता का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलयालम। ये 74 वर्ष की थी। इनके निधन से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बचपन से इनका नाम माहेश्वरी अम्मा था। केपीएसी ललिता ने दक्षिण सिनेमा में लगभग 5 दशक तक काम किया था। इन्होंने 550 से ज़्यादा मलयालम एवं तमिल फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखाया था, लेकिन इनकी पहचान मलयालम फिल्मों से जुड़ी है। वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋचा घोष। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में भारतीय महिला टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड रुमेलीधर के नाम था, जिसने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की थी। भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में अपने अभियान का समापन कितने पदकों के साथ किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8, जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल है। सिंगापुर इंटरनेशनल के लिए पंजीकरण कराने वाले 8 भारतीय भारोत्तोलकों में से प्रत्येक ने पदक जीते और जुलाई-अगस्त में होने वाले बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना स्थान हासिल किया। टूर्नामेंट में पहली बार 50 किलोग्राम भार वर्ग में भाग ले रही मीराबाई चानू ने कुल 191 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंग्विलिज्म को बढ़ावा देने तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रसार करने के लिए शुरू किया गया है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी की यह पहल लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी का उपयोग करके सर्टिफिकेट के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गॉव इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। भाषा संगम मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय एकता दिवस 2021 जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकपाल। लोकपाल ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है जो लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों अर्थात डिजिटल, भौतिक और जनसंचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकपाल द्वारा शिकायतों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इस ऐप को विकसित किया गया है। यह ऐप लोकपाल द्वारा शिकायतों की आसान ट्रैकिंग और
समय पर निवारण की अनुमति देगा। मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग यानी IVFRT योजना को कब तक की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 2026 तक। 1365 करोड़ रुपये के लगभग के वित्तीय परिव्यय के साथ यह योजना आव्रजन वीजा जारी करने, विदेशियों के पंजीकरण और देश में इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ने और अनुकूलित करने का प्रयास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य आप्रवास और वीजा सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करना है। इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली मिशन मोड परियोजनाओं में से एक के रूप में पहचाना और शामिल किया गया है। IVFRT का फुल फॉर्म है इमिग्रेशन, वीजा एंड फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रभान ख्याल। चंद्रभान ख्याल को इनके कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए यह सम्मान दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी यानी नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी के कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। किस राज्य में स्थित सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में आग के प्रबंधन हेतु जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। इससे पहले वैज्ञानिकों ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ओडिशा के ब्लैक टाइगर्स के रंगों के पीछे के रहस्य को उजागर किया है। सिमलीपाल का नाम सिमुल यानी सिल्क कॉटन के पेड़ के नाम पर पड़ा है। टाइगर रिजर्व के लिए इनका चयन आधिकारिक रूप से वर्ष 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया है। यह सिमलीपाल कुलडीहा हाथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है, इस वीडियो का PDF आप एमपीएन अकेडमी ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय वयोश्री योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2017। इसे वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस फंड को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था। छोटे बचत खातों PPF और EPF से सभी दावा रहित राशियों को इस फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। न्यूज में क्यों है? योजना के तहत 895 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के बीच 4800 दैनिक जीवन सहायता और सहायक उपकरण वितरित किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।